भौतिक शास्त्र के अध्याय 12 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 17 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। जैसे कि हमने पहले बताया है कि डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रत्येक कण के साथ में एक तरंग संलग्न होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो तरंग संलग्न होगी उस तरंग का तरंगदैर्ध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला विभवांतर प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले दिया है लिख लेंगे। दिया है विभवांतर V का मान कितना दिया है, 100 वोल्ट। मात्रक चेक कर लेंगे, मात्रक सही है इसका, तो इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब तरंगदैर्ध्य का मान निकालना है, तो इसके पहले ही हमने एक व्यंजक बताया था किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के लिए। तो उस व्यंजक में जो सूत्र आया था, जो फॉर्मूला आया था, उसका यहाँ पर उपयोग कर लेंगे। लैम्डा बराबर आ जाएगा 12.27 बटे में √V एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला वहाँ से अपन ने लिख लिया है। लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, 12.27 की जगह पे 12.27 बटे में √V का मान 100 है तो √100 आ जाएगा और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा की जगह पे लैम्डा 12.27 बटे में √100 था, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और एंगस्ट्रॉम की जगह पे एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब लैम्डा की जगह पे लैम्डा 12.27 में 10 का भाग देंगे तो बराबर में जैसे ही 10 का भाग देंगे 12.27 में तो 1.227 आ जाएगा और एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की जगह पे लैम्डा बराबर दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, देखो 227 लिखा है, 7 लिखा है, मतलब 5 से बड़ी संख्या है। तो जब भी 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसे छोड़ देते हैं और उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही किया है। देखो 1 की जगह पे 1 लिखा है, 0.2 की जगह पे 0.2 लिखा है, लेकिन जो 2 लिखा था उस 2 को 3 बना दिया और पीछे का 7 यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से लैम्डा बराबर निकल आएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो इतने तरंगदैर्ध्य वाली तरंग इस इलेक्ट्रॉन के साथ में संबद्ध होगी। अगला प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण निकला था, उस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या यहाँ पर करना है। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण निकाला था वो ऊपर लिखा हुआ है, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो। इस प्रकार का समीकरण आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में प्राप्त हुआ था। इस समीकरण की सहायता से किसकी व्याख्या करना है, प्रकाश विद्युत विसर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसी को प्रकाश विद्युत विसर्जन कहते हैं, उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उसकी व्याख्या करना है इस समीकरण की सहायता से। तो देखते हैं, सबसे पहले एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है। फोटॉन का मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, उन पैकेट को फोटॉन कहा जाता है। तो जैसे ही प्रकाश आपतित होगा धातु की सतह पर, मतलब एक फोटॉन या 2 फोटॉन, जितने भी फोटॉन होंगे वो आपतित होंगे उस पर। तो यहाँ पर एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है। यदि आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसी अनुपात में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो
जितनी ज़्यादा फोटोनों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रति सेकंड धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया? जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी संख्या आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। और फोटोनों की संख्या कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटोनों की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम पढ़े हैं हम लोगों ने, तो उन्हीं 4 नियमों में से एक नियम में यही बताया गया था कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। और वही बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, जो समीकरण है ऊपर लिखा हुआ है, आइंस्टीन का जो समीकरण लिखा हुआ है, उस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि न्यू बड़ा है, न्यू छोटा है न्यू जीरो से। न्यू की तरफ मुंह बंद है ना, तो मतलब न्यू छोटा है और न्यू जीरो क्या है? बड़ा है। न्यू मतलब आवृत्ति और न्यू जीरो मतलब देहली आवृत्ति। इसका मतलब न्यू छोटा है और न्यू जीरो बड़ा है, मतलब आवृत्ति से देहली आवृत्ति क्या है? बड़ी है। आवृत्ति से देहली आवृत्ति क्या है? बड़ी है। और यदि बड़ी होगी तो क्या होगा? ऊपर जो समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जो आइंस्टीन का समीकरण लिखा है ना मैंने ऊपर, तो उसमें न्यू का मान छोटा है और न्यू जीरो का मान बड़ा है। तो ब्रैकेट में देख सकते हैं न्यू माइनस न्यू जीरो लिखा है। इसका मतलब न्यू में से न्यू जीरो को घटाना है, मतलब न्यू जीरो बड़ा है और न्यू छोटा है, मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या वहाँ पर घटेगी। और छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या को घटाते हैं तो मान कैसा आता है? ऋणात्मक। जैसे 2 में से 4 को घटाएं तो क्या आएगा? -2 आएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर न्यू को यदि छोटा और न्यू जीरो को बड़ा मान लिया जाए तो इस सूत्र की सहायता से जो मान प्राप्त होगा वो कैसा होगा? वो ऋणात्मक होगा। और किसके बराबर में लिखा है ये मान? 1/2 mv² के बराबर में, मतलब गतिज ऊर्जा के बराबर में ये मान लिखा हुआ है। और गतिज ऊर्जा के बराबर में मान लिखा है तो मान कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। और गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि न्यू जीरो कभी भी न्यू से बड़ा नहीं हो सकता। जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मान न्यू जीरो से हमेशा बड़ा होगा, मतलब आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बता दी कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का यदि विकिरण उत्सर्जित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। जैसे कि बताया ना कि न्यू जीरो का मान ज़्यादा हो और न्यू का मान कम हो। न्यू का मान मतलब आवृत्ति का मान कम हो। किसकी आवृत्ति? जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति। तो उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी भी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए। यदि कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वहाँ पर संभव नहीं होगा। क्यों नहीं उत्सर्जित होंगे? क्योंकि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और ऋणात्मक गतिज ऊर्जा कभी होती नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो 4 नियम बताए गए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के, उनमें से एक नियम यहाँ पर और सिद्ध हो जाता है कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के विकिरण द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव नहीं है। अब बिंदु क्रमांक 3 देखते हैं। बिंदु क्रमांक 3 में बताया है कि न्यू जीरो एक नियत राशि है, निश्चित राशि है। बताया गया है ना कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित देहली आवृत्ति होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में बताया गया है ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि न्यू जीरो क्या है? एक निश्चित राशि है।
और निश्चित राशि है, इसका मतलब जो आइंस्टीन का समीकरण ऊपर मैंने लिखा था उस समीकरण के अनुसार 1/2 mv² मैक्स अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? न्यू के। क्योंकि उस समीकरण में जो समीकरण लिखा है उस समीकरण में बराबर के इस तरफ क्या क्या है? h है ना, और न्यू माइनस न्यू जीरो, ये इतना है ना बराबर के इस तरफ। तो इसमें h प्लांक नियतांक है और न्यू जीरो भी क्या हो गया? नियतांक हो गया। तो h और न्यू जीरो ये दोनों नियतांक हो गए, तो बचा कौन? न्यू, है ना। तो नियतांक को जब भी हटाते हैं तो यहाँ बीच में ये जो बराबर का निशान लगा है ये किस में बदल जाएगा? अनुक्रमानुपाती के निशान में बदल जाएगा। जैसे जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर का निशान लग जाता है, तो वैसे ही जब नियतांक को हटाएंगे तो बराबर का निशान अपने आप अनुक्रमानुपाती के निशान में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये किसके बराबर में आएगा? 1/2 mv² के अनुक्रमानुपाती में न्यू आ जाएगा। तो जब 1/2 mv² मैक्स न्यू के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती हो गई। तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। बताया गया था ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो 4 नियम बताए गए थे उसमें से तीसरे नियम में यही बताया गया था कि जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो वो तीसरा नियम भी यहाँ तीसरे बिंदु में सत्य हो गया। ठीक है, अब चौथा बिंदु देखते हैं। चौथा बिंदु क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो घटना है उसमें एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में संघट्ट होता है और संघट्ट के परिणाम स्वरूप धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना समय पश्चता के, बिना काल पश्चता के ऊर्जा का स्थानांतरण तत्काल हो जाता है। चूँकि एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में संघट्ट के कारण इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब एक फोटॉन जैसे ही टकराएगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल आता है, तो इसमें कोई भी समय नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो 4 नियम हैं उन चारों नियमों की व्याख्या इस प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा की जा सकती है। 4 नियम जो थे उनमें यही बताया गया था ना। एक नियम में बताया गया था कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति के विकिरण द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं होता है। दूसरे नंबर में बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरे नंबर में बताया गया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। और चौथे नंबर नियम में बताया गया था कि धातु की सतह पर विकिरण के पड़ते ही तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसमें कोई भी देरी नहीं होती, समय पश्चता या काल पश्चता उसमें नहीं होती। तो ये 4 नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो होते हैं उन चारों नियमों को इन 4 बिंदुओं की सहायता से सही बताया गया है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? वह युक्ति या वह डिवाइस जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ऐसी युक्ति को प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश उत्सर्जक सेल, नंबर 2 प्रकाश वोल्टी सेल और नंबर 3 प्रकाश चालकीय सेल। तो ये 3 प्रकार के प्रकाश विद्युत सेल होते हैं।
अब इनके उपयोग क्या हैं प्रकाश विद्युत सेल के। तो पहला जो उपयोग है वो है चोर घंटी के रूप में। चोर घंटी के रूप में कहने का मतलब है जैसे हम किसी वस्तु में इसको लगा दें और उस वस्तु को यदि हम टच करें तो क्या होने लगे, घंटी बजने लगे। कभी देखा होगा किसी कार वगैरह में इस प्रकार की चोर घंटी लगी होती हैं। कोई यदि बिना अनलॉक किए उसको खोलने का प्रयास करता है तो वहाँ पर आवाज़ आने लगती है। तो इस प्रकार की चोर घंटी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग है वो है टेलीविज़न में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा जो उपयोग है वो है सिनेमा में ध्वनि पुनरुत्पादन में, ध्वनि का पुनरुत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो है वो है अग्नि सूचक घंटी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहीं पर आग लग गई है तो ये घंटी वहाँ पर आवाज़ करने लगती है। फायर बेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निसूचक घंटी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आग लगती है तो घंटी वहाँ पर बजने लगती है। इसके अलावा एक उपयोग और है प्रकाश विद्युत कैलकुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कैलकुलेटर ऐसे आते हैं ना जिनको सूर्य के प्रकाश में जब रखते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होने वाले जो कैलकुलेटर हैं वो प्रकाश विद्युत कैलकुलेटर ही होते हैं और उसके रूप में इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न है धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या से कम होती है क्यों। तो सबसे पहले देखो क्या है, धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी जो संख्या है वो फोटोनों की संख्या से कम होती है, ऐसा बताना है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक फोटोन आपतित होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध करके बताना है कि ज़रूरी नहीं है जो फोटोन आपतित हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन निकले ही। ठीक है, तो क्या है देखो, धातु पर आपतित फोटोन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अलावा अन्य कई प्रकार की घटनाओं में भी भाग ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जो फोटोन आपतित हुआ है वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में भाग ले। हो सकता है कि वो किसी दूसरी घटना में भाग ले ले। तो जब दूसरी घटना में वो भाग लेगा तो वहाँ पर उसकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, है ना। तो जहाँ पर जब उसकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालें। तो यही कारण है कि जितने फोटोन आपतित हो रहे हैं उनसे कम संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि कुछ फोटोन क्या करते हैं अन्य क्रियाओं में भाग ले लेते हैं, वहाँ पर अपनी ऊर्जा वो खर्च कर देते हैं। इसी चीज़ को देखो यहाँ पर बताया गया है ना, कि वो अन्य क्रियाओं में भाग ले लेते हैं, जैसे काम्पटन का प्रकीर्णन हो सकता है वहाँ पर, या अधिक ऊर्जा वाले फोटोन युग्म उत्पादन कर लें, या कोई दूसरे प्रकार का अवशोषण हो जाए तो उस फोटोन की ऊर्जा खर्च हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न है द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता। द्रव्य का जो तरंग सिद्धांत है वो दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता, मतलब प्रत्येक कण के साथ में हमें तरंग चलती हुई क्यों नहीं दिखाई देती। द्रव्य का तरंग सिद्धांत में यही बताया गया है ना कि प्रत्येक कण के साथ में एक तरंग होती है। तो यदि प्रत्येक कण के साथ में एक तरंग होती है तो सभी कणों या सभी वस्तुओं के साथ में हमें वो तरंग दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वास्तव में दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता उसका कारण यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है, तो उसका कारण बताने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान होता है लैम्डा बराबर h/mv। यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ पर दे लिखा रहता है दे की जगह पे आपको डी लिखना है, क्योंकि डी ब्रोगली होता है वो। ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान होता है लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, अब इसमें h क्या है, नियतांक है, प्लांक नियतांक, और v क्या है,
उस तरंग की चाल है, या कह सकते हैं प्रकाश की चाल है। तो ये भी निश्चित है ना। प्लांक नियतांक जो है h जो है उसका मान भी निश्चित है, और v यानी इस तरंग की चाल या प्रकाश की चाल का मान भी निश्चित है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये दोनों मान निश्चित हैं, मतलब नियतांक हैं। और नियतांकों को जब भी हटाते हैं तो बराबर की जगह पे अनुक्रमानुपाती का निशान आ जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ, देखो लैम्डा की जगह पे लैम्डा लिखा है, और h और v नियतांकों को हटाया तो बराबर की जगह पे अनुक्रमानुपाती का निशान आ गया, और बटे में क्या बचा, केवल m बचा। मतलब लैम्डा अनुक्रमानुपाती 1/m, या कह सकते हैं लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती m। अब लैम्डा और m व्युत्क्रमानुपाती हैं, मतलब कण का द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक, है ना। अधिक द्रव्यमान वाले की तरंग दैर्ध्य कम, और कम द्रव्यमान वाले की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। दैनिक जीवन में हम जो वस्तुएं प्रयोग करते हैं उनके द्रव्यमान बहुत अधिक होते हैं, उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनके साथ में जो तरंग संलग्न होती है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, काफ़ी कम होता है। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना दोनों, द्रव्यमान अधिक है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो दैनिक जीवन में जो वस्तुएं हम उपयोग करते हैं उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उनसे संबद्ध जो तरंगें हैं उनका तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है, और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ही वो तरंगें हमें दिखाई नहीं देती। तो यही कारण है कि दैनिक जीवन में हमें द्रव्य का तरंग सिद्धांत दिखाई नहीं देता, दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ये इस प्रकार से इस अध्याय में इतने प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है। ये जो अध्याय है ये अध्याय अपने आप में एक यूनिट है। जो अध्याय 12 पढ़ रहे हैं ये इकाई 7 है। 4 नंबर की ये यूनिट थी पिछले साल, इस वर्ष चूँकि 3 इकाइयाँ कम हो गई हैं इसलिए और ज़्यादा नंबर की भी ये हो सकती है। तो आगे जब ब्लूप्रिंट आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।